साल 2023 में आई फिल्म द डेंजरस ऑफ वाटर्स की कहानी रोजी नामी एक लड़की की है जब वो अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक समुद्री सफर पर निकली थी। मगर उसका ये सफर एक भयानक मोड़ ले लेता है जब काले राजों से पर्दा हटता है। कहानी को अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की शुरुआत होती है रोजी से। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। साफ लग रहा था कि वो बुरी हालत से गुजर चुकी है। कोई उस समय पूछताछ कर रहा था। तब कहानी अतीत में चली गई, यानी कि कुछ हफ्ते पहले जब ये सब नहीं हुआ था। शाम का समय है और हम रोजी की माँ एल्मा को घर में देखते हैं जो रात का खाना बना रही थी। तभी रोजी अपने काम से लौट आई। हम जान पाते हैं कि माँ बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, रोजी के पिता कुछ साल पहले गुजर चुके हैं। अभी तक तो ये लोग अकेले ही रह रहे हैं। एल्मा रोजी को याद दिलाती है कि वो वेकेशन पर उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम डेरेक था उसके साथ जाने वाले हैं। रोजी जाना नहीं चाहती थी मगर एल्मा की यही ख्वाहिश थी कि वो उनके साथ इस ट्रिप पर जाए। अगली सुबह ये जल्दी तैयार होते हैं। रोजी एक बार फिर से अपनी माँ से पूछती है कि आपको इस आदमी से मिले ज्यादा समय नहीं हुआ, आपको लगता है कि इस पर भरोसा करना ठीक होगा। एल्मा अपनी बेटी को समझाती है कि देखो वो बहुत अच्छा इंसान है, जब तुम भी उसे मिलोगी तो तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब एल्मा जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो रोजी अपनी माँ से कहती है कि देखे जरा ये एक संकेत है। मगर उसकी माँ इस बात को मजाक में ले लेती है। गाड़ी को ठीक करने के बाद ये लोग बंदरगाह पहुँच गए। रोजी कुछ समय के लिए गाड़ी में ही रुकती है और एल्मा मिलती है डेरेक से जो उस समय बोट में सामान भर रहा था। कुछ देर बाद जब एल्मा अपना बैग कार से निकाल रही थी तो रोजी वहां दो आदमियों को देख लेती है। उनमें से एक आदमी एल्मा की मदद करना चाहता था मगर एल्मा उसे शुक्रिया कहती है कि मैं ये खुद कर सकती हूँ। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें हुई और इसके बाद माँ बेटी डेरेक के बोट पर आ जाते हैं। बोट का नाम एनालिसिया था। डेरेक बताता है कि ये बोट मैंने किसी से ली और मैंने इसका नाम नहीं बदला क्योंकि ये अपशगुन होता है। वैसे याद रहे डेरेक एक अमीर आदमी है। रोजी को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था मगर बातों से डेरेक वाकई एक अच्छा इंसान लग रहा था। खैर, सारी तैयारियां करने के बाद ये लोग निकल जाते हैं अपने सफर पर। एल्मा और डेरेक के बीच का रिश्ता काफी प्यार भरा था। कुछ घंटे बाद जब रोजी अपना फोन चेक करती है तो उसमें कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। इस बात से वो थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि अपनी माँ की तरह वो प्यार में अंधी नहीं थी। रोजी को अच्छा लगे इसलिए डेरेक उसे थोड़ी बहुत सेलिंग करना सिखाता है और आज एल्मा का बर्थडे भी था। रोजी ने उनके लिए केक बनाया था। इसके बाद डेरेक अपने तरफ से दोनों को तोहफे देता है। एल्मा को एक शर्ट और रोजी को एक चाकू जो मुश्किल समय में उसके काम आएगा। रोजी इस तोहफे से खुश तो थी और धीरे धीरे अब डेरेक के लिए उसकी नफरत भी कम हो रही थी। अगले दिन जब एल्मा अपने फोन से कुछ तस्वीरें ले रही थी तो एक हादसे के कारण वो पानी में गिर जाती है। डेरेक तुरंत ही बोट को रोकता है। रोजी से कहता है कि जल्दी से नीचे जाओ और ब्लैंकेट ले आओ। रोजी जब ब्लैंकेट को ढूंढ रही थी तब उसे वहाँ कुछ हथियार भी नजर आए। इस बात से वो परेशान हो जाती है। ब्लैंकेट मिलने के बाद वो अपनी माँ की तरफ भागती है। एल्मा उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारा सेल फोन खो दिया मगर रोजी समझाती है कि कोई बात नहीं, मुझे आपकी फिक्र है। एक तूफान इनकी ओर बढ़ रहा था जिसे देखकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं। ये दिशा नहीं बदल सकते थे। डेरेक इन दोनों को हौसला देता है कि ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं, तूफान गुजर जाएगा। और वही हुआ, ये लोग सही सलामत तूफान से निकल आए। अगले दिन रोजी अपनी माँ से कुछ बात करने आती है। एल्मा अपनी बेटी से माफी मांगती है कि वो उसे एक अच्छी जिंदगी ना दे सकी मगर रोजी को अपने माँ से कोई गिला नहीं था। डेरेक के आने पर रोजी उससे उन हथियारों के बारे में पूछती है तो डेरेक बताता है कि वो मेरे काम का हिस्सा है। असल में डेरेक एक कॉप रह चुका था, फिर उसने नौकरी छोड़ दी। अब उसका कहना है कि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट है तो हथियारों को लेकर किसी को उस पर इतना शक नहीं जाता। रोजी को हथियारों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी इसलिए वो देखना चाहती थी। डेरेक रोजी को गन चलाना सिखाता है और ये देखकर वो हैरान भी था कि वो बहुत जल्दी सीख रही है। डेरेक उसकी तारीफ करता है। एल्मा कहती है कि रोजी के पिता मिलिट्री में थे, शायद यही वजह है कि वो इसमें अच्छी है। धीरे धीरे रोजी को डेरेक के साथ अच्छा लगने लगा मगर फिर एक रात सब बदल जाता है जब उसकी आंख खुली और उसने बाहर शोर सुना।
देखने गई तो पता चला कि एक और बोट वहां आई है। उन लोगों के पास हथियार थे। वो डेरेक और एल्मा को डरा धमका रहे थे, खासकर डेरेक को। वो किसी चीज के बारे में जानना चाहते थे। डेरेक उन्हें कुछ नहीं बताता, इसलिए उनमें से एक पहले तो एल्मा को मारता है। एल्मा रोजी को देख लेती है, कहती है कि चुप जाओ बेटा। रोजी जल्दी से गन लेने के लिए गई, मगर इससे पहले कि वो बाहर आती एल्मा को शूट कर दिया गया और डेरेक को भी कंधे पर गोली लगी। डेरेक समुंदर में गिर जाता है। ये सब देखकर रोजी इतना डर जाती है कि वो नीचे ही छुप गई। उसके हाथ में बंदूक थी, तो अगर वो दिखी अपने बचाव में वो गोली चलाएगी। मगर वो लोग जिस भी चीज की तलाश में आए थे, खुशकिस्मती से वो लोग रोजी को नहीं देख पाते, मगर जाते जाते वो बोट को आग जरूर लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब रोजी बाहर आई तो अपनी माँ की लाश देखकर वो रोने लग जाती है। उसे आग भी बुझानी थी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो आग को बुझाने में लग गई। माँ को खोने पर वो बहुत दुखी थी। पूरी रात उसे नींद नहीं आती। सुबह जब वो खुद को संभालती है तो अपनी माँ की लाश को एक कपड़े में लपेट लेती है। बोट का पाल जल चुका था। रोजी को बोट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो रेडियो ढूंढने लगी ताकि मदद के लिए कॉल कर सके, मगर रेडियो भी बुरी तरह जल चुका था। वो यहाँ अकेली थी। काफी समय तक वो सोचती रहती है कि आगे वो क्या करे, क्योंकि वो समुंदर के बीचों बीच थी। तो उसकी नजर एक रस्सी पर गई। जब वो देखने जाती है तो उस रस्सी से डेरेक बंधा हुआ था, जो कि जख्मी था। वो रोजी से मदद मांगता है। रोजी उसे बोट पर ले आती है और बार बार वो उससे पूछ रही थी कि वो लोग कौन थे जिसने मेरी माँ को मार डाला, मगर डेरेक का यही जवाब होता है कि मैं नहीं जानता वो कौन थे। रोजी पूछती है कि मुझे बताओ अब मैं आगे क्या करूं। उनका सेल जल चुका है, इसलिए डेरेक उसे समझाता है कि जिप को लगाओ, उससे हमारी बोट आगे बढ़ेगी। रोजी उसे वो उपकरण दिखाती है जो उसे नीचे मिले थे। पूछती है कि ये किस काम के लिए है, तो डेरेक कहता है कि ये बेकार है। अगले दिन वो उसके जख्म की मरहम पट्टी करती है, मगर रोजी उस पर भरोसा नहीं करने वाली थी। और सबसे बड़ी वजह कि उसे डेरेक की कुछ पुरानी तस्वीरें मिली थी, जिसमें उसकी पत्नी भी थी और उसकी पत्नी का नाम एनालिजिया था। इसका मतलब कि उसने अपने बोट के बारे में झूठ बोला। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने एल्मा को मारा उन लोगों के साथ भी डेरेक ने तस्वीरें ली थी। डेरेक उन्हें जानता था, वो शुरू से ही झूठ बोल रहा था। ये सब जानने के बाद रोजी उसे बांधने का फैसला करती है। अभी वो सही से होश में नहीं था, तो ये एक मौका था उसके पास। रोजी उसके हाथ रस्सी से बांध देती है, मगर कुछ समय के बाद डेरेक अपनी जगह से गायब था। रोजी उसे ढूंढने लगी तो डेरेक उसे नीचे मिला। हाथ में चाकू लिए रोजी उससे पूछती है कि बताओ वो आदमी कौन थे, तो डेरेक बस इतना ही कहता है कि जितना तुम कम जानो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसे रोजी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, ना ही उसे एल्मा की मौत पर कोई दुख था। डेरेक उसे अपने बातों में उलझा देता है और उससे बोट को ठीक करवाने में मदद लेता है, क्योंकि डेरेक का अब एक हाथ बेकार हो चुका था। रोजी के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो डेरेक की बात माने, क्योंकि वही एक था जो उसे समुंदर से निकाल सकता था। ये इंजन को ठीक करने की भी कोशिश करते हैं, मगर वो बेकार हो चुका था। इनके पास अब सिर्फ समुद्री हवाओं का ही सहारा था। एल्मा की लाश अभी भी बोट पर थी। एल्मा एक लॉकेट पहना करती थी, तो रोजी उस लॉकेट को ले लेती है और अपने गले में पहन लेती है उनकी याद में। डेरेक ये देखता है तो कहता है कि ये मैंने तुम्हारी माँ को दिया। रोजी जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये लॉकेट काफी सालों से एल्मा के पास था और डेरेक से तो वो अभी अभी मिली। खैर 2 दिन तक ये उस छोटे सेल के सहारे आगे बढ़ रहे थे, मगर फिर डेरेक भड़क जाता है। वो गुस्से में चिल्ला रहा था, क्योंकि इस बार जब उसने नक्शों को देखा तो वो अपनी मंजिल के बजाय उससे दूर जा रहे थे। डेरेक को गुस्से में देखकर रोजी जल्दी से रूम में छुप जाती है, हाथ में गन लिए। कुछ घंटों के बाद जब रोजी खुद बाहर आई, डेरेक वहाँ एक कोने में निराश बैठा हुआ था। रोजी आसपास का जायजा लेती है और तभी उसे एक आइलैंड दिखा। बिना डेरेक से पूछे वो बोट का रुख आइलैंड की ओर मोड़ देती है, मगर ये सेल बोट बिल्कुल किनारे पर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए किनारे तक पहुँचने के लिए इन्हें राफ्ट की जरूरत थी। डेरेक भी आइलैंड पर जाने के लिए राजी था, मगर सिर्फ एक हाथ ठीक होने की वजह से वो चप्पू नहीं चला सकता था और इसलिए उसे रोजी की जरूरत थी। हालांकि रोजी को उस पर कोई भरोसा नहीं था, मगर वो मजबूर हो जाती है। राफ्ट में बैठने के बाद चप्पू का एक हिस्सा खुल जाता है, क्योंकि रोजी के लिए ये पहली बार था।
उसे लेने के लिए वो पानी में गई, मगर उसे तैरना नहीं आता था तो वो डूबने लगी। लाइफ जैकेट उसने पहना था और डेरेक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे वो अपने लाइफ जैकेट को खोल सकती है। जब वो डूबने लगी तो डेरेक खुद पानी में जाता है और उसे किसी तरह किनारे पर ले आता है। रोजी की सांसें नहीं चल रही थी। सीपीआर देके डेरेक उसे वापस होश में तो ले आता है। अपना होश संभालने के बाद रोजी आइलैंड के जंगल में गई। वहाँ के एक गुफा में डेरेक को पीने का पानी मिल चुका था, इसलिए वो रोजी को पानी पीने के लिए कहता है। यह आइलैंड वीरान था, इसलिए रोजी कहती है कि हमें वापस जाना होगा, मगर डेरेक का कहना था कि हम कल जाएंगे क्योंकि जल्द ही अंधेरा होने वाला है। राफ्ट को ये लोग किनारे पर ले आए, इसलिए रोजी राफ्ट में ही सो जाती है और डेरेक बाहर आग जलाता है। रोजी को नींद नहीं आती, इसलिए वो डेरेक के साथ बैठ जाती है। दोनों के बीच बातें हुई और यहाँ डेरेक की असली कहानी सामने आती है। डेरेक बताता है कि मैं एक अच्छा पुलिस वाला था और 10 साल मैंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की। मुझे कुछ नहीं मिला। जहाँ दूसरी तरफ लोग अमीर हो रहे थे, मेरी हालत और खराब हो रही थी। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे एक हारा हुआ इंसान समझती थी। फिर मैंने अच्छाई छोड़ दी और मैं बुरे लोगों के साथ मिल गया। मैंने बहुत दौलत इकट्ठा की। जिस आदमी के लिए मैं काम करता था वो सचमुच का शैतान था। उसने ऐसे काम किए जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी माँ से मुझे प्यार व्यार नहीं था, बस वो मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने उसे फंसाया। वो भी खूबसूरत थी और तुम भी। माँ नहीं रही तो क्या हुआ, तुम तो हो। जिस आदमी के लिए मैं काम करता था वो तुम जैसे लड़कियों को पकड़ता और बेचता। मुझे बुरे लोगों से पैसे चुराने में भी मजा आता था, इसलिए मैंने उस आदमी के पैसे चुराए थे और वो वही लेने आया था जिसमें तुम्हारी माँ मारी गई। ये सारी बातें सुनने के बाद रोजी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और उसे एक मुक्का मार के गिरा देती है। इसके बाद वो तुरंत ही उसके बैग से गन ले लेती है। डेरेक अब भी उससे नहीं डर रहा था। वो ताना मारता है कि तुम रस्सी तक नहीं बांध सकती, मुझे क्या मारोगी। रोजी जैसे ही ट्रिगर दबाती है गोली नहीं चलती क्योंकि गन खाली थी। डेरेक को मौका मिल जाता है, वो उस पर झपटता है। रोजी वहां से भाग जाती है और डेरेक को गन मिल गई। डेरेक कहता है कि अब तुम हद से ज्यादा जान गई हो, इसलिए मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। वो जंगल में उसके पीछे जाता है ताकि उसे मार सके, मगर रोजी अपनी जान बचा रही थी। सुबह तक यही सब चलता है। अब रोजी का प्लान था कि वो राफ्ट लेकर यहाँ से निकल जाए। डेरेक एक ऊंची जगह पर खड़ा था। जैसे ही रोजी उसे दिखी वो शूट करने लगा। रोजी के पैर में गोली लग जाती है, मगर डेरेक भी उस ऊंची जगह से गिर गया। वो मरता तो नहीं मगर काफी जख्मी हो जाता है। डेरेक के पास ट्रांसमीटर था, मगर उसने रोजी से झूठ कहा था कि ये काम नहीं करता। रोजी ट्रांसमीटर उसके पास ले आती है कि तुम इसे एक्टिवेट करो, मगर डेरेक बोट पर आना चाहता था। रोजी उसकी बात नहीं सुनती और उसे जख्मी हालत में छोड़कर वो वापस से राफ्ट में और फिर बोट में आ रही है, मगर रात को वो बोट भी डूबने लगी। रोजी भारी सामान को बाहर फेंक रही थी। अंत में वो अपनी माँ की लाश को भी इस समुद्र में छोड़ देती है, मगर बोट फिर भी डूब गई। रोजी को वापस राफ्ट पर आना पड़ा। 2 दिन तक वो ऐसे ही समंदर में तैरती रही। एक दिन उसे एक बोट दिखी तो वो फ्लायर गन चलाती है, मगर सूरज की रोशनी की वजह से शायद वो बोट उसे देख नहीं पाई। रात को वही बोट उसे बचाने भी आई। जो लोग उसे बचाते हैं सबके पास हथियार थे। वो रोजी को काना देते हैं और जल्द ही उसे समझ आने लगी कि उसे बचाने वाले लोग अच्छे नहीं, क्योंकि तब नशे की हालत में एक लड़की वहां आती है। रोजी उनसे कहती है कि क्या मैं नहा सकती हूँ। वो लोग उसे कमरा देते हैं। रोजी समझ चुकी थी कि ये वही लोग हो सकते हैं जिसके बारे में डेरेक ने बताया था, यानी जो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं। और कैप्टन भी इसी जहाज पर है जो कम उम्र लड़कियों से ऑब्सेस्ड था। तो रोजी खुद को तैयार करती है और कैप्टन से मिलती है। उसे सीड्यूस करने का नाटक करती है। मौका पाकर एक रेंच से वो कैप्टन की हत्या कर देती है। हथियार रोजी को पहले ही मिल चुके थे। यहाँ फिल्म की कहानी थोड़ी कमजोर हो जाती है जब मासूम सी रोजी जॉन विक में बदल गई, क्योंकि एक एक करके वो सभी लोगों को बड़ी आसानी से मार देती है, जो कि मुमकिन नहीं था। खैर, जिस लड़की को रोजी ने शुरू में देखा था वो उससे मदद मांगने जाती है। वो लड़की कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस जहाज पर, मेरे जैसे और लड़कियों को भी यहाँ बंद किया हुआ है
रोजी जब उस कमरे को खोलती है, देखती है कि वहाँ बहुत से कम उम्र लड़कियों को बंदी बना लिया गया है। अब इससे पहले कि वो उसे छुड़ा दी, कैप्टन का एक आदमी अभी भी बचा था। वो रोजी को गन पॉइंट पर रखता है, हालांकि ये उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था और उसे बिना सोचे ही रोजी को मार देना चाहिए था, मगर नहीं। और फिर रोजी पलट के वार करती है। वो आदमी मारा जाता है, मगर अंत में एक बचा था, वो था डेरेक। उसे देखकर रोजी हैरान थी, पूछती है कि तुम उस आइलैंड पर मर चुके थे? तो डेरेक कहता है कि मैंने कैप्टन से सौदा किया, मेरे जान के बदले तुम। ये सुनते ही रोजी हंसने लगी, कहती है कि तुम्हारा कैप्टन अब नहीं रहा, मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर डेरेक उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और गन लिए उसे मारने के लिए वो बढ़ रहा था। वहां पहुंचकर वो देखता है कि रोजी गायब है। वो एक केमिकल रिलीज करती है, डेरेक गिर जाता है, जिससे रोजी को मौका मिला उसे मारने का और वो उसी चाकू से उसका काम तमाम कर देती है जो चाकू डेरेक ने उसे तोहफे में दिया था। जहाज का सारा क्रू जो के बुरे लोग थे वो मारे जा चुके थे, सिर्फ रोजी और वो बंदी बनाई गई लड़कियां ही बची थी जिसे रोजी ने आजाद किया था। तब ये देखते हैं कि ये जहाज एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। इन्हें खुशी होती है क्योंकि अब ये बच गए। बंदरगाह पर पहुंचकर ये मामला पुलिस संभालती है और फिल्म के शुरू वाला वो सीन हमें यहाँ दिखाया गया है, यानी कहानी वहीं पर आती है जहाँ रोजी एक पुलिस ऑफिसर को ये सारी कहानी बता रही थी। वो पुलिस वाला रोजी की हिम्मत की दाद देता है और कहता है कि सभी लड़कियों को उनके घर जल्द ही भेज दिया जाएगा, उसने बहुत अच्छा काम किया। रोजी परेशान थी, कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती, अब मेरे लिए वहाँ कुछ नहीं। मगर पुलिस वाला ये कहकर चला जाता है कि तुम्हारे पास अपना भविष्य है जिसके लिए तुम लड़ी। और यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है।